अच्छा, हम लोगों ने कल तक काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी जिसके अंदर हमने बताया था, फॉर्मेट देखे थे हमने, रिलेटेड टू सब्सिडरी टू एसोसिएट, सब्सिडरी टू इन्वेस्टमेंट, एसोसिएट टू इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ों के हमने फॉर्मेट देखे थे। अच्छा, हम लोगों ने ये सब चीज़ें कल कवर, क्वेश्चन भी देख लिए थे काठमांडू वाले, और उससे पहले काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन थी जो कि हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर कवर की थी। अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे, क्योंकि मैंने जब करवाया था कल तो मैंने एक केस बताया था कि एक केस होता है जिसके अंदर स्टेटस चेंज नहीं हो रहा होता। वो कौन सा केस होता है जिसमें हमारा सब्सिडरी टू सब्सिडरी वाला ही केस होता है, जिसमें हमारी होल्डिंग या तो बढ़ रही हो या तो कम हो रही हो, लेकिन इससे हमारे कंट्रोल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा होता, हमारे कंट्रोल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा होता। अच्छा, इसके अंदर दो सिनेरियो, पहले तो एक हम देख लेते हैं इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग वाला भी, जो कि हम वैसे तो स्टेप एक्विजिशन की तरीके ही आता है लेकिन इसमें देखा नहीं जा रहा होता। तो हम इसमें पहले लिखते हैं इंक्रीज अ शेयर होल्डिंग इन अ सब्सिडरी। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई कंपनी थी, हम पी कंपनी है, हमारे पास किसी दूसरी कंपनी में एम कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, हमारे पास इस कंपनी की कितनी परसेंट होल्डिंग थी, हमारे पास इस कंपनी की 80% होल्डिंग थी। एग्जिस्टिंग जो हमारे पास होल्डिंग थी वो 80% थी। कौन सी थी? 80% हमारी होल्डिंग थी, लेकिन अब मज़ीद पी कंपनी ने इस कंपनी के अंदर 5% और बाय कर ली है, 5% और बाय कर ली, और अब हमारी जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हो गई है वो कितनी हो गई है? 85% होल्डिंग हो गई। क्या हुआ इसमें? क्या हुआ, पेरेंट कंपनी ने क्या की, अपनी शेयर होल्डिंग विद इन दी सब्सिडरी अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। मतलब कुछ हिस्सा वापसी एनसीआई से कुछ खरीद लिया है, कुछ अगर वो शेयर बेच रहे थे तो एनसीआई से वो शेयर्स उन्होंने खरीद लिए और अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग को बढ़ा लिया है। तो अगर ये सिनेरियो है तो इन दिस केस दिस इज नॉट treated as an acquisition. It is not treated as an acquisition इन दी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कि हम लोगों ने जब ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टेप एक्विजिशन पढ़ी थी उसके अंदर ये चीज़ हमने नहीं देखी थी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, सब्सिडरी टू एसोसिएट टू सब्सिडरी जा रहे थे, इन्वेस्टमेंट टू सब्सिडरी जा रहे थे, या इन्वेस्टमेंट टू एसोसिएट जा रहे थे, एक हिस्सा एक स्टेप से बढ़ के जा रहे थे। उसमें क्या हो रहा था, हमारी कंट्रोल, हमारा स्टेटस चेंज हो रहा था। पहले इन्वेस्टमेंट है तो एसोसिएट हो गया, एसोसिएट टू सब्सिडरी हो गया, इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट से सब्सिडरी हो गई। तो हमारा एक स्टेप, दो स्टेप बढ़ते थे, लेकिन एक स्टेप अबव होता था, एक्विजिशन का एक स्टेप अबव होता था। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे कोई स्टेप अबव नहीं हो रहा, जहाँ पे है वहीं खड़े हुए हैं, कंट्रोल भी वही है, स्टेटस भी वही है, सिर्फ हमारी होल्डिंग बढ़ रही है। तो जिस वजह से हमारे पास ये एज अ सेपरेट एक्विजिशन ट्रीट नहीं हो रही होती। सही। अब अगर हमारे पास पहले 80% होल्डिंग थी, अगर जिस टाइम पे हमारे पास 80% होल्डिंग थी, उस टाइम पे एनसीआई की परसेंटेज कितनी होगी? एनसीआई की परसेंटेज होगी 20%। कितनी होगी? 20%। अब जब हमने मज़ीद 5% एक्वायर कर लिया तो ये एनसीआई की परसेंटेज अब कितनी हो जाएगी? क्योंकि जब हमारी 5% से बढ़ गई है तो एनसीआई अब 15% पे आ जाएगी, मतलब 5% से गिर जाएगी। तो अब इन दिस केस हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होती है? हमारे पास इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? तो सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव सिनेरियो इज एज फॉलोस। हमारे पास क्या निकल के आएगा? सबसे पहले डिक्रीज इन एनसीआई निकल के आएगा, क्योंकि हमारे पास एनसीआई की होल्डिंग गिर जाएगी। और क्या होगा? जाहिर है एनसीआई से जब हमने होल्डिंग ली है, एनसीआई से शेयर्स दिए हैं, तो उनको कुछ कंसिड्रेशन पेड भी की होगी। जाहिर है फ्री के तो शेयर्स नहीं मिले होंगे, तो उनको कंसिड्रेशन भी पे की होगी, कंसिड्रेशन पे की होगी। दैट इज़ फॉर द एक्स्ट्रा शेयर्स
जो उनसे ख़रीदे हैं, और जो हमारे पास जो डिक्रीज इन एनसीआई आएगा, एंड द डिक्रीज इन एनसीआई इज़ अकाउंटेड विद इन एक्विटी। ज़ाहिर है एनसीआई भी एक्विटी के अंदर ही, हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्विटी की पोर्शन में ही आ रहा है, तो एनसीआई निकल के एनसीआई कम हो जाएगा और हमारा एक्विटी का पोर्शन बढ़ जाएगा। हमारा एनसीआई का पोर्शन कम हो जाएगा और एक्विटी वाला पोर्शन बढ़ जाएगा, तो हमारा उसमें होल्डिंग बढ़ जाएगी। अच्छा, जब हमारे पास कोई कंसिडरेशन पे किए हमने उन एनसीआई शेयर होल्डर्स को, और अगर कुछ एनसीआई जो हमारे पास उनकी जो अमाउंट है एनसीआई की वो कम हो रही होगी, तो हो सकता है देयर कैन बी अ डिफरेंस, जो कि हम उनको कंसिडरेशन पे कर रहे हो और जो उनकी अमाउंट बनती हो उनके दरमियान कोई डिफरेंस हो, उनके दरमियान डिफरेंस हो। अगर अगर हमारे पास कोई डिफरेंस आ रहा है, note that no profit or loss arises on the purchase of the additional shares, nor goodwill is calculated। जाहिर है goodwill is nor goodwill is calculated। हमारे पास कोई नया कंट्रोल नहीं आ रहा है, कोई नई एक्विजिशन नहीं हो रही है, कोई नई गुडविल कैलकुलेट नहीं होगी, कोई कंसिडरेशन या कोई इन दोनों के दरमियान आ रहा है, तो उन दोनों का डिफरेंस में कोई ऐसा प्रॉफिट और लॉस के अंदर कोई हम चीज़ें लेके नहीं आ रहे हैं। अगर उनके दरमियान कोई डिफरेंस भी आ रहा है तो उस पर भी कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं अराइज हो रहा होगा। अगर कोई एडजस्टमेंट आ रही है, अगर कोई डिक्रीज और इंक्रीज इन एनसीआई के दरमियान को पे करने वाली अमाउंट और जो एनसीआई की अमाउंट कम आ रही है, अगर कोई एनसीआई की अमाउंट में डिफरेंस है और अगर पेमेंट कंसिडरेशन पेड जो अमाउंट है उसमें दरमियान में डिफरेंस है, सो टेक द डिफरेंस इन एक्विटी, क्योंकि एक्विटी टू एक्विटी ट्रांजैक्शन हो रही है एनसीआई और एक्विटी शेयर होल्डर्स के दरमियान। एनसीआई और एक्विटी शेयर होल्डर्स के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उनके दरमियान अगर कोई डिफरेंस अराइज हो रहा है, तो ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाए वो, इंस्टेड इट शुड बी प्रेजेंटेड और इट शुड बी रिटेन इन एक्विटी इटसेल्फ। उनके दरमियान अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो एक्विटी के अंदर ही जा रहा होगा। इस सिनेरियो में अगर हमें और कुछ लिखनी है तो भाई, अगर ये सिनेरियो है तो हमें क्या चीज़ हमारे पास आ रही है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। किस में चेंज नहीं हो रहा? हमारे कंट्रोल में कोई चेंज नहीं हो रहा। इट इज़ सिंपली अ ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्विटी ओनर्स। एनसीआई भी एक्विटी ओनर्स है, हम भी एक्विटी ओनर्स है। नॉर्मली एक ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन द एक्विटी ओनर्स। हम क्या निकालेंगे? एनसीआई निकालेंगे। कोई कंसिडरेशन पे की होगी हमने, और कंसिडरेशन पेड और डिक्रीज इन एनसीआई के अगर दरमियान कोई डिफरेंस आ रहा है वो एक्विटी में जाएगा, ना कि प्रॉफिट और लॉस में। नोट दैट नो प्रॉफिट और लॉस अराइजेस ऑन द परचेज ऑफ एडिशनल शेयर नॉर एनी गुडविल इज कैलकुलेटेड। और यहाँ पे लिख देते हैं एंड द डिक्रीज इन एनसीआई इज अकाउंटेड फॉर विद इन एक्विटी। जो बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो एक तरीके से लिखती है। अच्छा, अब इसका प्रोफॉर्मा कैसे बन रहा होगा? हमारे पास प्रोफॉर्मा कैसे बन रहा होगा इसका? अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो हमने क्या किया होगा? एक कैश पे किया होगा। क्या किया होगा? कैश पे किया होगा। तो हमारे पास से क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा।
क्या हो रहा होगा, क्रेडिट का हो रहा होगा। और हमारे पास एक्विटी कम हो रही है, तो एक्विटी कम हो रही है तो एक्विटी कहाँ जाएगी, एक्विटी इधर नॉर्मली या क्रेडिट आइटम, तो जब वो कम हो रही होगी तो वो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड पे आएगी। तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन एनसीआई करेंगे। अगर इनके दरमियान कोई डिक्रीज या इंक्रीज आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी के अंदर हमारे पास जा रहा होगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, हमारे पास एनसीआई की वैल्यू कहाँ से आएगी, हमारे पास एनसीआई की वैल्यू कहाँ से आएगी। हम अपनी नॉर्मली अभी कैलकुलेशन में भी करते हुए आ रहे थे, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक एनसीआई की कैलकुलेशन निकलते हुए आती थी। हम क्या निकालते थे, एनसीआई। उसमें हम क्या लेते थे, नॉर्मली फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट, क्या लेते थे, एट एक्विजिशन डेट लिखते थे। फिर हम इसमें ऐड क्या करते थे, ऐड क्या करते थे, पोस्ट कंपनी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आते थे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आते थे उनकी होल्डिंग के हिसाब से जो पूरे साल में कमाए थे। अगर कोई गुडविल की इम्पेयरमेंट थी, अगर कोई गुडविल की इम्पेयरमेंट थी जो कि एलोकेट होनी थी, एनसीआई के पास आती थी। और अगर कोई भी चेंजेस मजीद उनको कुछ एट्रीब्यूटेबल था, कोई उनके दरमियान का कोई विद इन द कंपनी ट्रांजेक्शन हुई थी, तो वो सब भी एनसीआई के अंदर ऐड। जैसे एक नॉर्मल सी एक बात बताइए, मैंने अभी तो पिछले सवालों में हम करते आए थे, तो जो हमारे पास आता था वो क्या आता था, रिपोर्टिंग डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे हमारे पास एनसीआई आ रहा होता था। क्या आ रहा होता था, हमारे पास रिपोर्टिंग डेट पे एनसीआई आ रहा होता। ठीक है, ये हमारे पास फिगर आ रही होगी। अगर मैं अपनी अजम्पशन लेके चलूँ, अगर मैं 80% मेरे पास अगर होल्डिंग थी, अगर मेरे पास 80% होल्डिंग थी, तो हमारे पास जो एनसीआई की रिपोर्टिंग डेट पे वैल्यू आ रही होगी वो कितने की थी, 20% की थी। कितनी थी, 20% एनसीआई की वैल्यू। अगर मैं कहूँ मैंने 80% टू 90% शेयर खरीद लिए, मतलब कि 10% से हमारा एनसीआई डिक्रीज़ हो गया, हमारा 10% से एनसीआई डिक्रीज़ हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को नॉर्मली डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, नॉर्मली डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो मेरे पास हाफ परसेंटेज आ जाएगी जो एनसीआई की उस दिन जिस दिन हम एक्वायर करने जा रहे हैं, हम जिस दिन एक्वायर करने जा रहे हैं एनसीआई को, उस दिन उसकी वैल्यू ये थी, तो इतने से कम होने चाहिए। 10% से ये इक्विटी एनसीआई से कम होकर इक्विटी में ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, अगर 10% पे आ गया। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी अजम्पशन अभी जो एग्जांपल की इसमें हमारे पास होल्डिंग थी 80%, हम 85 पे आ गए थे, तो हमने इसको 5% से खरीद लिया, तो 5% अपने एनसीआई के शेयर खरीद लिए थे, तो अब ये 20% से 15% पे अगर मैं कहूँ ये 100 जो वैल्यू है ये बनती है, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ ये 100 बनती है, तो ये 100 कितने होल्डिंग की बनती है, एनसीआई की 20% होल्डिंग की बनती है। तो और मुझे कितनी चाहिए, मुझे इसके 5% ऑफ अमाउंट चाहिए। कितनी चाहिए, मुझे 5% ऑफ इट्स अमाउंट चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 20% की, और हमने इसमें से 5% ऑफ शेयर्स खरीद लिए। क्या कर लिए, 5% ऑफ शेयर खरीद लिए। तो मैं क्या करूँगा भाई, मुझे इसकी अमाउंट फाइंड करनी, तो मैं कैसे कर लूँगा, 5 × 100 डिवाइड बाई 20, तो मेरे पास ये जो अमाउंट बनती है 5% की वो बनती है 25। कितनी बनती है, 25। अगर मैं कहूँ सपोज कि जो मैंने हमारे पास 25% के जो एनसीआई की वैल्यू, इसके लिए मैंने दिए हैं 400 रुपये उन शेयर होल्डर्स को पैसे। कितने दिए, 40 रुपये उनको शेयर होल्डर को पैसे दिए। तो मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा अपनी बुक्स में। मेरी बुक्स में कितने का एनसीआई था उस दिन, 25 का, तो मैं एनसीआई को डेबिट करूँगा 25 से। क्रेडिट क्या करूँगा, कैश क्रेडिट करूँगा कितने से, ज़ाहिर है 40 रुपये दिए तो 40 रुपये से क्रेडिट किया। जो भी डिफरेंस आ रहा है, अब जो भी डिफरेंस आ रहा है हमारे पास इक्विटी का लॉस आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्विटी के अंदर हमारी मज़ीद डेबिट हो जाएगी कितने से, 15 रुपये से। तो अब मतलब क्या है इसका, कि द डिक्रीज इन एनसीआई will represent the proportionate reduction in the carrying amount of the NCI
at the date of group additional purchase of shares. ठीक हो गया। तो हमारे पास हमने क्या देखा, अगर कोई डिक्रीज इन एनसीआई आ रहा है तो उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा, वो विद इन इक्विटी जाएगा। डिक्रीज हम इक्विटी को अपने पास से निकाल के एक तरीके से हमारे पास इक्विटी के अंदर हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहा होगा, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स खरीद लिए होंगे, हमने कैश से उनको खरीद लिया, अपने शेयर जो एनसीआई बेच रहे थे वो खरीद लिया। अब एक इलस्ट्रेशन इससे रिलेटेड हम देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, गॉर्डन हैज़ ओन 80% ऑफ मैंडी फॉर मैनी ईयर्स। जी कंपनी के पास एम कंपनी के 80% शेयर्स थे। उसने क्या किया, जी इज कंसिडरिंग एक्वायर मोर शेयर इन मैंडी एंड द एनसीआई ऑफ मैंडी करंटली हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 20,000 एनसीआई, जो कि एग्जिस्टिंग अभी 20% पे है। उसकी जो अमाउंट बनती है वो उन्होंने बताई हुई है 20,000 रुपये। कितनी है, 20,000 रुपये। with the net assets and goodwill having a carrying amount of 125,000 and 25,000 respectively। net asset जो अभी हमें दिए हुए कितने, 125,000 है, और हमारे पास जो गुडविल गिवन है वो 25,000 दी हुई है। उसने क्या बोला है, गॉर्डन इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू सिनेरियोज। गॉर्डन कुड बाय 20% ऑफ द मैंडी शेयर्स लीविंग नो एनसीआई फॉर 25,000, और Gordon could buy 5% of Mendy share 4,000, leaving a 15% of NCI. Calculate the adjustment required to NCI and other component of equity. The other component of equity में हमारे पास क्या जा रहा होगा मदी। अगर हम पार्ट वन को कंसिडर करें तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कितना कैश पे किया है इस शेयर्स के लिए। उन्होंने क्या कैश पे किया है इस शेयर के लिए, अगर पूरे के पूरे ख़रीद रहे हैं तो 25,000 रुपये पे किए। कितने, 25,000 रुपये पे किए हैं। और जो डिक्रीज़ हो रहा है एनसीआई कितने से हो रहा है, जिसकी वैल्यू थी 20,000 रुपये। 20,000 रुपये से कम हो रहा है, तो हमारे पास जो अमाउंट बच रही है इक्विटी के अंदर वो कम मतलब एज अ डेबिट हमारे पास पॉजिटिव आइटम, पॉजिटिव एंट्री या पॉजिटिव आइटम या डेबिट अमाउंट या डेबिट एंट्री हमारे पास बच रही है। और अगर मैं इसको नॉर्मली करके दिखाऊं तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अपने पास क्या, एनसीआई को। कितने से, 20,000 रुपये से हमारे पास एनसीआई ख़त्म हो जाएगा अपनी बुक्स के अंदर। क्रेडिट क्या कर रहे होंगे, कैश पे किए, तो कैश 25,000 रुपये से हमारी बुक से जा रहे होंगे। और क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि हमने कैश ज़्यादा का पे किया, जितने की उसकी मालियत थी उससे ज़्यादा कैश दिए हमने उनको, तो हम हमारी बुक में क्या हो रहा होगा, मज़ीद क्या हो रहा होगा, डिक्रीज इन OCE अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी बाय 5,000। इसी तरह अगर हम सेकंड सिनेरियो को लेके चलें, इसमें क्या है, गार्डन कुड बाय 5% ऑफ द मैंडी शेयर फॉर 4,000 लीविंग अ 15% एनसीआई। तो हमने 55% मजीद खरीद लिया। तो हमारे पास जो एनसीआई की 20% जो वैल्यू थी उसकी अमाउंट थी 20,000 रुपये। तो हमारे पास ये 5% कितने के बनते हैं, हमारे पास ये बनेंगे 4,000 रुपये समथिंग। 20,000 5 डिवाइड बाय 5,000 रुपये बनते, कितने बनते हैं हमारे पास, ये एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 5,000 रुपये। सही है। अच्छा, अब हम लोगों ने कैश कितना पे किया है शेयर को बाय करने के लिए, शेयर्स को बाय करने के लिए हमने 4,000 रुपये दिए। कितने, 4,000 रुपये दिए। और जबकि
इसकी वैल्यू जो हमारी बुक्स में बनती थी, जो इनकी मालियत थी, वो कितनी थी? 5,000 रुपये की। तो हमारे पास फ़ायदा आ रहा है, हम लोगों ने सस्ते में ये चीज़ ख़रीद ली है, सस्ते में ये शेयर ख़रीद लिए हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है? इंक्रीज़ इन एनसीआई। सेम डबल एंट्रीज क्या होगी हमारे पास? डिक्रीज़ इन एनसीआई। कितने से होगा? हमारे पास बुक्स में कितनी वैल्यू थी उनकी? 5,000 रुपये। कैश कितना हमने पे किया है? कैश हमने पे कितना किया है? 4,000 रुपये। तो हमारे पास गेन आ रहा है, हमारे पास गेन आ रहा है। तो ये गेन किधर जाएगा? इंक्रीज इन अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी बाय 1,000। ठीक हो गया। ये वाला केस कौन सा था? जहां हम लोग अपने शेयर्स को ख़रीद रहे थे, अपने शेयर्स को मज़ीद एनसीआई से, अपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स से, उनसे मज़ीद उनसे शेयर ख़रीद रहे थे। अब दूसरा सिनेरियो, सेलिंग ऑफ शेयर्स विदाउट लूजिंग कंट्रोल। हम पी कंपनी है, हमारे पास एक एम कंपनी है, और उसके हमारे पास अभी कितनी होल्डिंग थी? उसकी हमारे पास थी होल्डिंग 80% की। हमने क्या किया? हमने इसके अंदर क्या किए? 5% जो हमारे शेयर्स थे वो बेच दिए, और हमारी जो होल्डिंग है अब आ गई 75% पे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ है कि हमने अपनी होल्डिंग कुछ बेची है, लेकिन हमारे पास इस कंपनी से कंट्रोल नहीं किया है। अभी भी हमारे पास मोर देन 50% ऑफ शेयर्स है, हमारे पास के ऊपर कंट्रोल है, तो हम इसको कंसोलिडेट कर रहे होंगे। देयर विल बी अ नो लॉस ऑफ कंट्रोल। क्या होगा? there will be no change in control। सेम चीज़ जो पीछे थी, it is a transaction between equity shareholders। ठीक हो गया। एक मिनट। अच्छा, तो क्या बुरा नहीं होगा? इट इज़ अ नॉर्मली ट्रांजेक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर। इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होगा? हमारे पास क्या हो रहा होगा? नॉर्मली एन सी आई विद इन द एक्विटी इज़ इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि हमारे पास जब 80% होल्डिंग थी, उस वक्त 20% ऑफ एनसीआई थी। जब हमने 5% होल्डिंग बेच दी, तो अब ये 5% यहाँ बढ़ जाएंगे एनसीआई में, और अब ये एनसीआई की होल्डिंग 25% हो जाएगी, और हमारी परसेंटेज 75% हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? एनसीआई विद इन द एक्विटी विल बी इंक्रीज। और नॉर्मली जो पहले बात लिखी थी, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीड रिसीव। पहले हम दे रहे थे पैसे, क्योंकि हम उनके शेयर खरीद रहे थे। अब अपने शेयर्स बेचेंगे तो पैसे ले रहे होंगे। सो द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीड रिसीव एंड द इंक्रीज इन एनसीआई इज अकाउंटेड विद इन एक्विटी। कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं आएगा। नो प्रॉफिट और लॉस अराइजेस ऑन द सेल ऑफ शेयर्स। कोई चीज़ पीएनएल में नहीं जा रही होगी इन दिस केस हमारे पास, ना कि कोई गुडविल कैलकुलेट हो रही होगी। पहले हम लोग कैश पे कर रहे थे, तो इस दफ़ा हमारे पास कैश रिसीव आ रहा होगा। कैश रिसीव हमारे पास डेबिट हो रहा होगा, और इंक्रीज इन एनसीआई हमारे पास क्रेडिट हो रहा होगा। जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो कहाँ जाएगा? ओसीई के अंदर। किधर जाएगा? ओसीई के अंदर जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब इसमें एक चेंज हमारे पास क्या आएगा?
अब हमारे पास एक नोट है जो कि हमें याद रखना है, द इंक्रीज in NCI, the increase in NCI will be the share of the net assets, will be the share of net asset always and goodwill, fair value method only, of the subsidiary at the date of disposal, which the parent has effectively sold to the NCI. क्या लिखा हुआ है? द इंक्रीज इन एनसीआई विल बी द शेयर ऑफ नेट एसेट ऑलवेज एंड गुडविल फेयर वैल्यू मेथड ओनली ऑफ द सब्सिडरी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल विच द पेरेंट हैज इफेक्टिवली सोल्ड टू द एनसीआई। अभी जब हमने जो चीज़ पढ़ी थी, जब इसके अंदर हम इंक्रीज, हमारे पास डिक्रीज इन एनसीआई हो रहा था, मतलब हमारे पास इंक्रीज इन शेयर होल्डिंग हो रही थी, उस वक्त हम क्या लेते थे? जो अमाउंट हमने उनसे रिलेटेड, उन एनसीआई से रिलेटेड अपनी बुक्स में लिखी थी, तो हम उसको क्या करते थे? कम। एक मिनट, अजान ब्रेक हो रहा है। अच्छा, हम क्या देख रहे थे? हमने देखा कि भाई इन दिस केस जहाँ हम लोग शेयर्स बेच रहे हैं, जहाँ हम लोग अपने शेयर्स बेच रहे हैं, वहाँ ना कि जो हमने उनसे रिलेटेड एनसीआई लिखा हुआ था वो कम ज़्यादा करने के बजाय प्रोरेट, तो ज़ाहिर हम ये तो नहीं कर सकते जो हमने अमाउंट लिखी हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 20% जो एनसीआई था हमारी बुक्स में, उससे रिलेटेड 10,000 रुपये लिखे हुए थे, उनसे रिलेटेड 10,000 रुपये लिखे थे। अब हम बोल रहे हैं कि हमने अपने 5% बेच दिए तो एनसीआई हमारी 25% बच गई है, तो ये अमाउंट को हम एक्स्ट्रापोलेट करके 25,000 पे ले आते हैं। ये अमाउंट को हम 25,000 पे एक्स्ट्रापोलेट करके ले आते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं कि भाई ये 10,000 है जो कि 20% का बनता है, तो हम क्या करेंगे? इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, इसको एस अजम्पशन यही लेके ये कांस्टेंट रहता है, उसको 25% की अमाउंट पे बना देते हैं। 20,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 25,000। सही है, ये अब 20% पे 20,000 था, अभी 25,000 हो गया, क्योंकि हमने 5% शेयर होल्डिंग भी दी। ये एक तो लॉजिकली भी रॉन्ग है, दूसरी बात क्योंकि जब हम अपने शेयर्स बेच रहे हैं, ये जो 5% शेयर्स बेच रहे हैं, तो मतलब जो बाहर के शेयर होल्डर हैं, जो अब नए शेयर होल्डर आ रहे हैं, उनका स्टेक, अब उनका भी स्टेक हमारे जो बिज़नेस के नेट एसेट्स हैं उसके अंदर भी होगा, जो उस बिज़नेस की गुडविल है उसके अंदर भी स्टेक होगा। तो जब वो आए होंगे तो उनसे रिलेटेड वो नेट एसेट, इट शुड बी रिपोर्टेड ऑन, इट शुड बी कैरीड ऑन दी फेयर वैल्यू, जो भी उससे रिलेटेड एसेट है वो भी फेयर वैल्यू पे होने चाहिए, जो भी इससे रिलेटेड लाइबिलिटी है वो भी फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए, और जो उससे रिलेटेड गुडविल हमारे पास है वो भी हमारे पास के अंदर उनका भी हिस्सा होगा, उसका भी उनके पास हिस्सा होगा। जब हम बेच रहे थे, जब हम उनसे शेयर खरीद रहे थे एनसीआई से, तो हमने उनसे रिलेटेड जो अपनी बुक्स में अमाउंट मेंटेन की हुई थी, वो कब मेंटेन हुई थी? जब हमने उस कंपनी को एक्वायर किया था और सारे के सारे एसेट को भी, सारे के सारे लाइबिलिटीज़ को भी फेयर वैल्यू पे लाए थे, तो उससे रिलेटेड उस दिन जो एनसीआई की फेयर वैल्यू बनती थी वो कंसिडर की थी, जब हमने शेयर होल्डिंग खरीदी थी, जब हमने शेयर्स खरीदे थे, तो सारे के सारे एनसीआई को भी फेयर वैल्यू पे अपनी बुक्स में रिपोर्ट किया था। फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आता है, इम्पेयरमेंट करके अपनी बुक्स के अंदर एनसीआई को मेंटेन कर रहे थे। तो जब हम शेयर्स खरीद रहे हैं एनसीआई से, इनसे शेयर्स खरीद रहे थे, तो हमने अपनी बुक्स में इनको मेंटेन किया हुआ था, अपनी बुक्स में इनकी अमाउंट मेंटेन की थी, तो वो डायरेक्टली हमने उनकी अमाउंट को कम कर दिया, उनकी एनसीआई को डिक्रीज कर दिया, जो अपनी बुक्स में हमने उनसे रिलेटेड अमाउंट मेंटेन की हुई थी वो ख़त्म कर दी, उसको हटा दिया।
लेकिन जब हम खरीदने की बारी आ रही है, एनसीआई के पर्सपेक्टिव से खरीदने की बात आ रही है या हमारी तरफ से शेयर्स बेचने की बात आ रही है, तो जाहिर है वो भी कंपनी को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वो भी फेयर वैल्यू पे रखेंगे, एसेट को भी फेयर वैल्यू पे रख रहे होंगे, लाइबिलिटीज़ को भी फेयर वैल्यू पे रखेंगे, गुडविल को भी कंसिडर कर रहे होंगे। तो ये सब चीज़ अब वो अपने पर्सपेक्टिव से रखेंगे, तो उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ें फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए। उनका इंटरेस्ट, अब उनका स्टेक भी उस नेट एसेट्स, उस लाइबिलिटीज़, उस गुडविल के अंदर उनका भी स्टेक आ रहा होगा। दे शुड बी देयरफॉर दे शुड बी कैरीड देयरफॉर दे शुड बी कैरीड on fair value. Our net asset should be carried on fair value and the goodwill also should be calculated on using the full goodwill method. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, until 30 सितंबर 2007 जे के पास एच कंपनी की 90% होल्डिंग थी। कितनी परसेंट होल्डिंग थी? ऑन दैट डेट इट सोल्ड अ 10% इंटरेस्ट इन द इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर 15,000। उसने क्या किए, इस कंपनी के जो उसके पास एच कंपनी थी उसमें 10% होल्डिंग अपनी बेच दी। मतलब अब ये आ गए हैं इस कंपनी में 80% होल्डिंग। तो जब उनके पास 90% होल्डिंग थी तो उस वक्त एनसीआई की क्या वैल्यू थी? उस वक्त 10% था। अब ये एनसीआई के इन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए तो एनसीआई अब कितने पे आ गया? 20% पे आ गया। ठीक हो गया। कितने के? 10% जो शेयर्स बेचे हैं वो बेचे हैं कितने के? 15,000 रुपये के। At that date of the share disposal, the carrying amount of the net asset and the goodwill of Hera was 1 lakh and 20,000 respectively. At acquisition, the NCI was valued at fair value. अब हमसे इन्होंने क्या पूछा हुआ है? डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इन जेज ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम क्या बताएंगे इसके अंदर? अब हम बताएंगे कि भाई जो हमारे जे है, जूनोज है, जूनोज शेयर होल्डिंग हैज़ बीन डिक्रीज फ्रॉम 90% to 80%. However, there is no loss of control and still Juno has control over Hera. Hence, Hera continues to be subsidiary of J. और क्या लिखेंगे? देयर विल बी नो गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ शेयर्स। there will be no gain or loss on the sale of shares in the consolidated financial statement of J. Neither goodwill will be calculated nor any gain or loss will be arising in profit and loss. ठीक हो गया। हमने कोई गेन और लॉस जो शेयर ऑप्शन, कोई शेयर्स पे बेचने पे लॉस या गेन नहीं आ रहा होगा, कोई गुडविल कैलकुलेट होगी, ना कि कोई गेन और लॉस पीएनएल में जा रहा होगा। इंस्टेड द ट्रांजैक्शन
is accounted for in equity as a increase in non-controlling interest. हमारे पास, अरे यार ये कहाँ से सवाल आ गया है। हमने कितने पैसे दिए हैं, हमने कितने पैसे दिए हैं कैश, बल्कि कैश रिसीव, हमने कितने कैश रिसीव किया है 15,000 रुपये का। कितने का? 15,000 रुपये का कैश रिसीव हम लोगों ने किया है। ऑन दैट डेट, अच्छा सही है। नेट एसेट की अमाउंट कितनी थी? नेट एसेट की अमाउंट अब हमें निकालनी है एनसीआई की वैल्यू। क्या निकालनी है? इंक्रीज इन एनसीआई की हमें वैल्यू निकालनी है। अब इंक्रीज इन एनसीआई की वैल्यू क्या लेंगे भाई? क्या नेट एसेट की वैल्यू थी? क्या उस वक्त नेट एसेट जो रिपोर्टिंग डेट जिस दिन हमने बेचा है उस दिन उनकी क्या वैल्यू थी? नेट एसेट हमारे पास क्या थे? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल द कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट एंड गुडविल वॉज एज फॉलो। नेट एसेट हमारे पास 1,00,000 रुपये थे। कितने थे? 1,00,000 रुपये थे। और हमारे पास गुडविल थी 20,000 रुपये। कितनी थी? 20,000 रुपये। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितने का आ गया? 1,20,000 रुपये। अब इस स्टेक में ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एसेट और टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल है, इसमें अब कितना परसेंट स्टेक आ गया एनसीआई का? कितने से बढ़ गया है? 10% से हमारे पास इसमें एनसीआई बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया है? 10% से हमारे पास एनसीआई बढ़ गया है, जो कि बनता है 12,000 रुपये। तो हमारे पास इंक्रीज इन एनसीआई कितना हुआ? 12,000 रुपये से। अब हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास 3,000 रुपये का गेन आ रहा है, क्योंकि हमने वो शेयर्स बेचे हैं 15,000 रुपये में, जबकि उस अमाउंट, उस स्टेक, उस 10% की जो वैल्यू बनती थी वो बनती थी 12,000 रुपये, और हमने जबकि इसको बेचा है 15,000 रुपये का। तो हमारे पास क्या आ रहा है? गेन आ रहा है, जो कि रिपोर्ट होगा इन OCE, दैट इज इंक्रीज इन OCE। सेम चीज़ अगर हम एंट्रीज वाइज कर रहे होते तो हम क्या करते हैं? डेबिट कैश कर रहे होते कितने से? 15,000 रुपये से। क्रेडिट क्या कर रहे थे? एनसीआई बढ़ रहा है तो क्रेडिट एनसीआई कर दिया बाय 12,000, और हमारे पास क्या आ रहा होता? इंक्रीज इन OCE, दैट इज बाय 3,000। तो हम मज़ीद इसमें क्या डिस्कस और क्या लिखेंगे? द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शुड बी इंक्रीज बाय 10,000, and the difference between the proceeds received and the increase in NCI, that is 3,000, will be recognized as an increase in equity attributable to, किससे भाई? किसने बेचे थे? किसको फ़ायदा हुआ? जूनो को। तो इंक्रीज इन इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू दी ओनर्स ऑफ जूनो। सिमिलरली हमारे पास एक और सवाल है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? डेविड डी कंपनी के पास जी कंपनी की 90% होल्डिंग थी।
of the G ordinary shares for many years. On the last day of the reporting period, David sold 5%. इसमें से उसने 5% बेच दिए। मतलब कि इस दिन पहले हमारे पास NCI कितना था? पहले हमारे पास NCI था 10%, और अब वो बढ़ गया है कितने से? 5% से। तो अब आ जाएगा 15% पे। ठीक हो गया। ऑर्डिनरी शेयर फॉर 5000, ये जो शेयर्स बेचे हैं ये कितने के बेचे हैं? ये बेचे हैं उसने 5000 रुपये के। 5000 रुपये के बेचे हैं, लीविंग अ होल्डिंग ऑफ 85%। एट द डेट ऑफ सेल, नेट एसेट एंड गुडविल वर कैरीड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 70,000 एंड 20,000। द एनसीआर द गुडविल एट एक्विजिशन वाज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। कुछ भी नहीं करना, सेम चीज़ जो अभी हमने ऊपर की है वही सेम चीज़ वापसी इसके अंदर हमें करके दिखानी है कि भाई क्या हुआ है इसके अंदर। अब इसके अंदर पॉइंटर्स में लिख देते हैं हम डायरेक्टली। क्या हुआ भाई? डेबिट की होल्डिंग रिड्यूस हो गई है फ्रॉम 90 टू 85%। नो लॉस ऑफ कंट्रोल। हमारे पास कौन सी कंपनी है? गोलित है ना, गोलित। जी कंपनी इज स्टिल अ सब्सिडरी। और क्या बताएंगे हम इसके अंदर? नो गेन और लॉस विल अराइज इन P&L। और क्या बताएंगे हम इसके अंदर? और हम बताएंगे कोई नो गुडविल विल बी कैलकुलेटेड, नो गुडविल विल बी कैलकुलेटेड। और क्या बताएंगे? और क्या बताएंगे हम इसके अंदर? डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन रिसीव and increase in NCI will be accounted within other component of equity। अच्छा, अब इधर क्या आ रहा है हमारे पास? हमारे पास कितनी अमाउंट थी? उसने कितने के शेयर्स बेचे थे? उसने शेयर्स बेचे थे कितने के? 5000 के। अच्छा, अब इस 70% और 20% हमारे पास नेट एसेट कितने थे? 70,000 के। और हमारे पास जो गुडविल थी वो कितने की थी? 90,000 की। ओह सॉरी, 20,000 की। तो हमारे पास अमाउंट कितनी बनी? 90,000 की अमाउंट बनी। इसके अंदर इंक्रीज इन NCI हो गया कितने से? 10% से, दैट इज़ बाय 9,000। तो अब हमारे पास पैसे कितने रिसीव हुए हैं? उसको बेच के हमने कितने के बेचे? 5,000 रुपये के बेचे। तो डेबिट हमने क्या किया? 5,000 रुपये। क्रेडिट क्या की? जो शेयर 9,000 के बनते थे उसको हमने 5,000 का बेचा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। तो डिक्रीज इन OCE बाय 4,000 यहाँ पे आ रहा होगा, जो कि अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी के अंदर हमारे पास रिपोर्ट हो रहा होगा। ये चीज़ें हैं जो कॉपी करना है वो कॉपी कर लो, जो देखना है वो देख लो। अच्छा, अब हम जाते हैं, फिर हमारे पास एक और सवाल है जो कि थोड़ा अच्छा सवाल है। इसके अंदर सारी कैलकुलेशंस भी आ रही होगी हमारे पास। अब इसके अंदर क्या बताया हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर 3 एंटिटीज एट द रिपोर्टिंग डेट एज फॉलोज। पेप्सी है, स्प्राइट है और मैंगो है या टेंगो है। इंडिविजुअल पेप्सी ने अपने पास इसको जो इन्वेस्टमेंट इन स्प्राइट पे और टेंगो के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की वो उधर दी हुई हमें। इक्विटी बताई हुई है इनकी
ये सब रिपोर्टिंग डेट वाले दिन है। रिटेन अर्निंग बताई हुई है 391, 100, 200, लाइबिलिटीज़ बताई हुई है बस, और रिलेटेड लाइबिलिटीज़ और टोटल इक्विटीज लाइबिलिटीज़ है। इन्वेस्टमेंट इन स्प्राइट। पेप्सी ने क्या किया था भाई, 80% स्प्राइट के अंदर शेयर्स खरीदे थे वैन स्प्राइट रिटेन अर्निंग व 25,000। लिखते जाते भाई अपने पास एक चीज़ें ये। 80% किस कंपनी में ख़रीदे थे, स्प्राइट में ख़रीदे थे। कितने के ख़रीदे थे, कितने के ख़रीदे थे, 3 लाख के ख़रीदे थे। कितने के ख़रीदे थे, 3 लाख रुपए के। 80% ऑफ स्प्राइट के शेयर्स ख़रीदे थे। जिस दिन उसकी एक्विजिशन वाले दिन उसकी जो रिटेन अर्निंग थी वो थी 25,000। It is a group policy to measure the NCI at fair value the date of acquisition. The fair value of NCI at price date was 65,000। जिस दिन उसकी NCI की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 65,000 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन थी। और क्या किया उसने बताया, एट द रिपोर्टिंग डेट। अब रिपोर्टिंग डेट वाले दिन उसने क्या किया, मज़ीद परचेज किए हैं शेयर्स। रिपोर्टिंग डेट वाले दिन उसने 8% मज़ीद शेयर ख़रीदे हैं, किसमें, स्प्राइट में। और कितने के ख़रीदे हैं, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 26,000, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 26,000। दिस अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इन पेप्सीज इन्वेस्टमेंट इन स्प्राइट। मतलब कि ये जो अमाउंट है ये किस में इंक्लूड हो गया, इन्वेस्टमेंट इन स्प्राइट के अंदर इंक्लूड हो गया है। अब और क्या है भाई हमारे पास, पेप्सी एक्वायर्ड 75%। अब एट एक्विजिशन, अब किसके लिए देख रहे हैं हम, टेंगो के लिए देख रहे हैं। कितने एक्वायर किए हैं, 75% शेयर किस में, टेंगो में ख़रीदे हैं। और कितने के ख़रीदे थे, 2 लाख रुपए के ख़रीदे थे। 2 लाख रुपए के ख़रीदे थे जिस दिन उसकी रिटेन अर्निंग कितनी थी, 60,000 रुपये थी। और क्या बताया, NCI भी बता दी है। द फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास कितनी थी, 50,000 की एट द रिपोर्टिंग डेट। अब हम आ गए हैं रिपोर्टिंग डेट पे। और क्या है रिपोर्टिंग डेट पे, पेप्सी ने सोल्ड की कितनी, 10% ऑफ इक्विटी शेयर इन टेंगो। कितने के बेचे हैं, 35,000 के। कितने के बेच दिए भाई, 35,000 के उसने शेयर्स बेच दिए। अच्छा, अब हमें क्या करना है, डिस्कस हाउ टू अकाउंट फॉर द परचेज। अच्छा, पहले यहाँ पे परचेज हो रहा था और यहाँ पे एक जगह शेयर्स बेच रहा है, एक जगह शेयर्स खरीद रहा है। हाउ टू अकाउंट फॉर द परचेज ऑफ 8% ऑफ होल्डिंग इन स्प्राइट इक्विटी शेयर एंड द सेल ऑफ 10% होल्डिंग इन टेंगोस इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले हम इसको थ्योरी में समझा देते हैं, वरना जो हमारा एज पर पेपर होता है हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बताते हैं कि भाई एज पर जो भी स्टैंडर्ड है हमारा IFRS 3 IFRS बिजनेस कम्बाइनेशन का, उसके मुताबिक अगर कोई ट्रांजैक्शन बिटवीन शेयर होल्डर्स हो रहा है, मतलब देयर इज़ नो चेंज इन स्टेटस, ओनली देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन शेयर होल्डिंग, देयर विल बी नो gain or loss or will be arising, nor any goodwill will be calculated, any difference between proceed और receive कहाँ जाएगा हमारा, वो जाएगा विद इन कंपोनेंट ऑफ इक्विटी एंड इट विल बी अकाउंटेड एज नॉर्मली ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसी हमें इस पर भी समझाना होगा। तो हमें पहले के लिए, अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, सबसे पहले परचेज के लिए कर रहे हैं। परचेज ऑफ एडिशनल 8% ऑफ स्प्राइट। तो हम इसमें क्या बताएंगे, वापसी ये सब चीज़ें लिख के दिखा रहा हूँ ये आखिरी दफ़ा। द परचेज हैज़ इंक्रीज, द परचेज हैज़ इंक्रीज P company, Pepsi company's holding in S company, that is Sprite company, from 80% to 88%. In this case, there is
no change in control. Instead, it is a transaction between equity shareholders. S company was a subsidiary before as well as after purchase also. After purchase of additional shares also. Of additional shares also. Hence अच्छा और क्या लिखेंगे हैंस और हमारे पास कहाँ था मैं एस कंपनी वॉज सब्सिडरी बिफोर एज वेल एज आफ्टर परचेज ऑफ एडिशनल शेयर्स ऑल्सो हैंस नो गेन और लॉस will be arising on this transaction nor goodwill will be calculated nor या will अजीब लग रहा है not goodwill is remeasured and it will still be consolidated as normal. The transaction will be accounted for in equity as decrease in the non-controlling interest and the decrease in NCI will represent the proportionate जो हमने अपनी बुक्स में लिखा होगा क्योंकि इन केस ऑफ जहाँ हम शेयर्स मजीद खरीद रहे हैं वहाँ जो अपनी बुक्स के अंदर NCI मेंटेन किया हुआ था उसका प्रोपोर्शनेट कम कर रहे होंगे. So the decrease in NCI will represent the proportionate reduction in the carrying amount of NCI at the date of P company's additional या Pepsi additional purchase of shares. The difference between the consideration paid of कितना था अभी कितना कंसिडरेशन पे किया था 26,000 of 26,000 and the decrease in the non-controlling interest of अब ये तो हमें स्टार बनाना है जो कि हम वर्किंग वन से लिंक करेंगे. अब यहाँ से हम आगे अपनी वर्किंग बताते हैं फिर जो भी आएगा इंक्रीज और डिक्रीज वो बता देंगे कहाँ जाएगा हमारे पास NCO OC के अंदर जा रहा होगा. ठीक है. अच्छा अभी हम किसके लिए वर्किंग कर रहे हैं अभी हम वर्किंग कर रहे हैं स्प्राइट के लिए. तो स्प्राइट के लिए हम क्या करेंगे भाई सबसे पहले हमारे पास जिस दिन एक्वायर की थी कंपनी कोई यहाँ पे गुडविल की तो इम्पेयरमेंट है नहीं हमारे पास. तो हम क्या करेंगे NCI है हमारे पास 65,000 का NCI एट एक्विजिशन हमारे पास कितना है 65,000 का और इसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट वो कहाँ से आएगा हमारे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स गिवन है
25,000 की, और पूरे साल में स्प्राइट ने कितने पैसे कमाए हैं, कितने पैसे कमाए हैं, वो हमारे पास कहीं ना कहीं गिवन होंगे। हमारे पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग दी हुई है कितनी, एक हमारे पास ओपनिंग रिटेन है, एक हमारे पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स है। तो उसने साल भर कितना प्रॉफिट कमाया, 1,00,000 रुपये माइनस शुरू के 25,000 रुपये, जो कि बनते हैं 75,000 रुपये। कितने बनते हैं भाई, वो बनते हैं 75,000 रुपये। और इस 75,000 रुपये के अंदर एनसीआई का पूरे साल भर, तो उसका हमारे पास एनसीआई का कितना हिस्सा था, पूरे साल भर एनसीआई का 20% था। तो जो हमारी कैरिंग अमाउंट में आ रहा होगा वो कितना, 20% के हिसाब से आ रहा होगा, क्योंकि उसने शुरू साल से लेके आखिरी दिन तक तो 20% उसका स्टेक था ना उस प्रॉफिट के अंदर। तो 31 तारीख को हमने मजीद शेयर खरीदे, रिपोर्टिंग डेट वाले दिन हमने मजीद शेयर खरीदे, तो उस दिन उसका स्टेक अब 20% पहले एनसीआई था, तो अब 8% कम होके 12% पे आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट तो पूरे साल की चीज़ है, तो उस पूरे साल के अंदर उसका पूरा एनसीआई का स्टेक था, तो वो पूरे 20% के हिसाब से निकल रहा होगा, ना कि 12% के हिसाब से। दैट इज़ आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एडिशनल शेयर्स। तो वो कितने से निकल रहा होगा हमारा, 75,000 रुपये पे, 75,000 पे 20% के हिसाब से हमारे पास निकल रहा होगा 15,000 रुपये। 20% के हिसाब से हमारे पास निकल रहा होगा कितना, 15,000 रुपये। एक मिनट, हाँ, तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, एनसीआई हमारे पास निकल के आ गया 15,000 रुपये। अब यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 15,000 रुपये। तो हमारे पास कितनी अमाउंट निकल के आ गई, हमारे पास अमाउंट निकल के आ गई 80,000 की, जो कि बनती है एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट की जो कैरिंग अमाउंट है, वो हमारे पास निकल के आ गई। अब अब हमारे पास कितने परसेंट से हमारा स्टेक बढ़ा है, हमारा बढ़ा है, स्टेक बढ़ा है 8% से। कितना हमारे परसेंट से, 8% से हमारा स्टेक बढ़ा है। ये जो अमाउंट निकल के आई है कितने परसेंट की निकल के आई है, 20% ऑफ एनसीआई की रिपोर्टिंग डेट पे निकल के आई है। अब दूसरी एक वर्किंग बनाते हैं, कितनी, वर्किंग टू। हम लोगों ने कितना कैश पे किया है, कितना कैश पे किया है इन शेयर्स को ख़रीदने के लिए। इन शेयर्स को ख़रीदने के लिए हमने 26,000 रुपये का कैश पे किया है, 26,000 रुपये का कैश पे किया है। और डिक्रीज इन एनसीआई कितने से हुआ है, डिक्रीज इन एनसीआई हमारा कितने से हुआ है, कितने, 8% से हुआ। तो वो 8% की अमाउंट कैसे निकल के आएगी हमारे पास, ये जो 80,000 रुपये हैं, ये जो 80,000 रुपये हैं, ये बनते हैं 20% के। और हमें कितने के चाहिए, हमें चाहिए 8% की अमाउंट चाहिए। तो कितनी बनती है वो, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली 8 मल्टीप्लाई बाई 80,000 डिवाइडेड बाई 20, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 32,000। जो कैश, जो शेयर 32,000 रुपये के बनते थे मार्केट में, जो शेयर जिनकी कैरिंग अमाउंट 32,000, मार्केट तो नहीं, सॉरी, जो शेयर हमारी बुक्स के अंदर, हमारे एफएस के अंदर जो एनसीआई 32,000 पे कैरी हुआ था, वो हमने 26,000 में ख़रीद लिया। कितने में ख़रीद लिया, 26,000 में। तो हमें फ़ायदा हुआ कितने का, 6,000 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ, जो कि कैसे, कहाँ जाएगा, इंक्रीज इन अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। नॉर्मली एंट्री क्या बनती, डेबिट एनसीआई बाय 32,000, क्रेडिट कितना किया है, कैश किया है 26,000 से। तो डिफरेंस किधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6,000 का इंक्रीज इन ओसीई। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एंड द डिक्रीज इन एनसीआई ऑफ 32,000 amounts to 6,000, and this will be recorded in other component of equity। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा पार्ट कहाँ है, दूसरा पार्ट में हम लोगों ने शेयर्स बेचे हैं, हम लोगों ने क्या किया है, शेयर्स बेचे हैं। अब दूसरे पार्ट में हम क्या कर रहे होंगे, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ टेंगो। सेम चीज़ वापसी लिख रहे होंगे, द सेल ऑफ शेयर्स इन टेंगो resulted
in decrease in P companies holding या P companies holding in Tango. The sale of shares resulted in decrease in P companies holding in Tango from 75%. तो कितने हम लोगों ने शेयर्स बेचे थे, हमने कितने शेयर्स बेचे थे, हम लोगों ने कितने शेयर्स बेचे थे, हमने शेयर्स बेचे थे 10%, कितने के 35,000 के, रिजल्टिंग इन hold decrease in P companies holding in Tango from 75% to 65%. However, there is no change in control after sale of shares even, and still Tango will be consolidated as subsidiary. Hence, no gain or loss arises on the transaction in the group financial statement, and neither nor goodwill and goodwill is not remeasured. और क्या बताएंगे इस ट्रांजैक्शन का कि दिस ट्रांजैक्शन is accounted for as increase in this transaction is accounted for in equity as increase in the non-controlling interest. एंड अब इसके अंदर चेंज क्या है, इस केस के अंदर ना कि प्रोपोर्शनेट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट से कैलकुलेट होगा, बल्कि इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, नेट एसेट और गुडविल जो बनती होगी, अगर इम्पेयर नहीं होगी तो उसको उससे रिलेटेड जो होल्डिंग बनती होगी वो हम मेजर करेंगे. तो इन दिस केस द इंक्रीज इन NCI विल बी दी 10% of the net assets and goodwill of Tango at the date of sale when P company या Pepsi company has effectively sold to the NCI. और क्या बताएंगे, the difference between the consideration received कितने की मिली थी, हमने कितने के शेयर्स बेचे थे, ये शेयर्स हमने कितने के बेचे थे, 35,000 के. So the difference between the consideration received of 35,000 and the increase in the non-controlling interest of, ये हमारे पास वर्किंग आएगी. अब हम वर्किंग करते हैं. अच्छा, अब वर्किंग के हिसाब से हमें क्या करना होगा, वर्किंग से हिसाब से हमें सबसे पहले क्या चीज़ निकालनी होगी, नेट एसेट्स. सबसे पहले हमें क्या निकालने होंगे, नेट एसेट भी निकालने होंगी और हमें गुडविल भी निकालनी होगी. तो सबसे पहले हम गुडविल निकाल रहे थे जिस दिन हमने इसको परचेज़ किया था. गुडविल ऑफ टेंगो, जब हमने इसके शेयर्स ख़रीदे थे, वो कितने के शेयर्स ख़रीद रहे थे, 20,000 रुपये के.
कितने के हमने शेयर खरीदे थे? हमने शेयर खरीदे थे 20,000 रुपये के। सॉरी 20,000 बोल रहा हूँ, 2 लाख रुपए के शेयर खरीदे। और उस दिन रिटेन अर्निंग हमारे पास कितनी थी? 60,000 थी। सही है। और एनसीआई कितनी थी हमारे पास? 50,000 रुपये थी। अच्छा, अब हमें क्या बनाना है? एक नेट एसेट का डब्बा बनाना है। पहले तो नेट एसेट का एक डब्बा भी बनेगा। गुडविल कहाँ आ रही है? एक और हमारे पास, बल्कि सब है। नेट एसेट्स एट एक्विजिशन एंड नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट। जब शेयर्स खरीदे थे और जब शेयर्स बेच रहे हैं तो उस कंपनी की इक्विटी हमेशा सेम रहेगी, दैट इज़ $100। और कुछ था इसमें? और कुछ नहीं है, तो 100 यहाँ पे आ गया। और क्या है? रिटेन अर्निंग्स है हमारे पास, सेम आएगी। रिटेन अर्निंग जिस दिन हमने इसको ख़रीदा था उस वक्त हमें दी हुई थी कितनी? 60,000 रुपये। और जब बेच रहे हैं उस दिन कितनी है हमारे पास? 200 रुपये। 60 और 200, तो हमारे पास टोटल नेट एसेट्स कितने आ गए? 160 और 300 रुपये आ गए। कितने आ गए? अच्छा, अब गुडविल की कैलकुलेशन। कंसिडरेशन पेड, शेयर खरीदने के लिए कितने पे किए थे? 2 लाख रुपए। और उन्होंने बोला है क्या? कैलकुलेट करेंगे एनसीआई पे, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फुल गुडविल मेथड यूज़ करना। तो एनसीआई हमें दी हुई थी कितनी? 50,000 रुपये दी हुई थी। 50,000 रुपये एनसीआई दी हुई थी हमें। तो हमारे पास कितनी आ गई टोटल कंसिडरेशन? 2.5 लाख रुपये की। और हमारे पास नेट एसेट कितने बनते थे एट द डेट ऑफ एक्विजिशन? वो हमने कैलकुलेट किए हैं कितने? 160 बनते हैं, तो हम इसको हिसाब करेंगे कितने? 1,60,000। तो हमारे पास कितनी आ गई? 90 रुपये या 90,000 की हमारे पास आ गई गुडविल। क्या आ गई हमारे पास? गुडविल आ गई। और क्या आ गए हमारे पास? रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स भी हमारे पास कैलकुलेट होके आ गए। तो अगर हमें निकालना है क्या? इंक्रीज इन एनसीआई, कितने से इंक्रीज़ होगा? जो रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स हैं, जो रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसमें सारी फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट सब हो जाएगी। जो उसकी कैरिंग अमाउंट होगी नेट एसेट्स की एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट, वो कितनी है हमारे पास? वो है कितनी? 300। और क्या है? गुडविल। गुडविल हमारे पास कितनी है? 90,000। ये 3 लाख है भाई। यूनिट 10, 100,000, 10,000 है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आ गई? कितनी आ गई? 3,90,000। 3,90,000 रुपये से हमारे पास क्या आ गई है? टोटल नेट एसेट एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। टोटल नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट। और हमारी एनसीआई कितने से बड़ी है? हमारी एनसीआई बड़ी है 10% से। तो 10% के हिसाब से कितनी अमाउंट बनती है? 39,000। कितनी? 39,000। तो अब हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है? हमने कैश कितना पे किया है इस कंसिडरेशन को या इस शेयर्स को लेने के लिए? इस शेयर्स को लेने के लिए हमने कितना कैश पे किया है? 35,000 का। कितना पे किया है? 35,000 का। और उस शेयर्स की कितनी वर्थ बनती है? कितनी वर्थ बनती है? इंक्रीज इन एनसीआई कितनी बनती है? 39,000। तो हमने जो शेयर 39,000 के बनते थे वो हमने 35,000 के बेचे। तो हमारे पास 4,000 रुपये का डिक्रीज इन अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी आ रहा है। एंट्री वाइज क्या होगा? 35,000। क्रेडिट क्या होगा हमारे पास? एनसीआई बाय 39,000। और डेबिट होगा क्या? डिक्रीज इन ओसीई बाय 4,000 रुपये। हम आंसर कहाँ लिख रहे थे? हम आंसर यहाँ लिख रहे थे। तो हम क्या लिखेंगे? एंड द इंक्रीज इन एनसीआई
of 39,000 amounts to the definite amounts to 4,000. This will be recorded. This will be recorded in. This will be recorded as decrease in other component of activity. तो ये हमारा पूरा सवाल था. कॉपी करना, कॉपी कर लो, नहीं करना नहीं करो. ठीक हो गया. अच्छा, अब हमने ये चीज़ क्वेश्चन देख लिया, मज़ीद आगे बढ़ते हैं. और जब चीज़ पढ़ेंगे वो रिलेटेड टू IFRS 5 के अंदर भी देखा था और यहाँ पर भी हमें देखना है. मतलब IFRS 5 के अंदर भी बता दी थी वो चीज़ जो कि रिलेटेड टू सब्सिडरीज थी. दैट इज सब्सिडरीज acquired exclusively with a view या with an intention to resell. अगर ये वाला सिनेरियो है, अगर हमने कोई सब्सिडरी एक्सक्लूसिवली इस इंटेंशन, इस नीयत से ख़रीदी है कि हम उसको वापसी बेचेंगे, तो ये इंटेंशन या ये नीयत आपको एक्सक्लूड, उसको कंसोलिडेट करने से तो नहीं रोकेगी. कंसोलिडेट तो आपको फिर भी ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन अगर वो क्राइटेरिया मीट कर लेता है किस चीज़ का, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का, भले उस नीयत से खींची के इसको बेच देंगे, फ़ौरन ख़रीद के फ़ौरन बेच देंगे, लेकिन अगर वो क्राइटेरिया मीट कर लेता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो उसको हम एज पर IFRS 5 ट्रीट कर रहे होंगे. लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, नीयत हमारी, इंटेंशन उसकी रीसेल की, तो भी इट इज़ नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंसोलिडेशन, वो फिर भी कंसोलिडेट हो रही होगी. Therefore, a subsidiary acquired exclusively with a view to resell is not exempt from consolidation. Is not exempt from consolidation. लेकिन अगर उस पर क्राइटेरिया मीट हो जाता है, इफ़ IFRS 5 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन या IFRS 5 का नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला क्राइटेरिया मीट हो जाता है, दैट इज़ हेल्ड फॉर सेल. हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया अगर मीट हो जाता है तो क्या होगा, फिर क्या होगा हमारे पास, फिर हम क्या कर रहे होंगे, प्रेजेंट in the financial statement as a disposal group classified as held for sale. कैसे एज एन हेल्ड फॉर सेल. हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या कर रहे होंगे, वन लाइन आइटम उसके डिस्पोजल ग्रुप को क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एज हेल्ड फॉर सेल, उसके एसेट्स एज अ वन लाइन आइटम शो कर रहे होंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ज़ाहिर फॉर एग्जांपल P कंपनी है, उसकी कोई एक और कंपनी थी S1 कंपनी, S2 कंपनी, और हमने ये S3 कंपनी विद एन इंटेंशन टू खरीदी थी, नीयत खरीदी रीसेल की, और ये IFRS का क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं. तो ये अपनी कंसोलिडेट इनको तो कर रहा होगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट एसेट तो सबके आ रहे होंगे, और एज अ सेपरेट लाइन आइटम इसको क्या शो करेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हेल्ड फॉर सेल के एसेट्स और डिसकंटिन्यूड हेल्ड फॉर सेल की लाइबिलिटीज ऐसा शो कर रहे होंगे. तो हम क्या लिखेंगे, वन लाइन आइटम हमारे पास
अक्यूमुलेट या अमलगमेटिंग क्या होती है भाई? अमलगमेटिंग ऑल इट्स एसेट्स, वन लाइन आइटम अमलगमेटिंग ऑल इट्स एसेट, और सिमिलरली वन लाइन आइटम अमलगमेटिंग ऑल इट्स लाइबिलिटीज। अच्छा, जब हम खरीदते हैं किसी कंपनी को तो भी उसको फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं, जब किसी चीज़ को बेच रहे हैं, तो भी उसकी फेयर वैल्यू को फेयर वैल्यू पे चीज़ को ला रहे होते हैं। तो इट इज़ मेजर्ड ऑन एक्विजिशन बोथ ऑन एक्विजिशन एंड एट subsequent reporting date at fair value less cost to sell. It is measured both and at subsequent reporting date at fair value less cost to sell. अच्छा, held for sell का क्राइटेरिया क्या है इसके लिए? हमारे पास सबसे पहली बात, सब्सिडरी, जो भी सब्सिडरी है वो क्या हो? इस अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, फ़ौरन अवेलेबल होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? बिकने के लिए। ये नहीं कोई इस पर प्रोडक्शन चल रही है, उस कंपनी के जो गायर किया हुआ है उसके एसेट पे कुछ चीज़ बन रही हैं, कहीं दिए हुए हैं कुछ कम, जैसे ही उसको हेल्ड फॉर सेल करे तो वो बिकने के लिए फ़ौरन तैयार हो। अगर कोई अभी के अभी बाहर आ रहा है तो उसको वैसे की वैसे बेच दे। जो सेल है, हमारी जो नीयत है वो क्या है? उसको हाईली प्रोबेबल है कि हम इसको बेचेंगे ही बेचेंगे, इसके चांसेस बिकने के पूरे प्रोबेबल चांसेस हैं। और इट इज़ लाइकली टू बी डिस्पोज ऑफ विदिन 1 year ऑफ द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। जिस दिन से उसको नियत करिए बेचने की, उस दिन से लेके अगले 1 साल तक उसको हम विदिन द 1 साल उसको बेच देंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने IFRS 5 के अंदर हम लोगों ने कवर की थी। अगर कोई न्यूली एक्वायर्ड सब्सिडरी, अभी के अभी हमने कोई एक्वायर की है सब्सिडरी, हमने कोई सब्सिडरी एक्वायर की है और वो अभी के अभी ही क्या कर लेती है? हेल्ड फॉर सेल वाले क्राइटेरिया को मीट कर लेती है। कौन से? हेल्ड फॉर सेल वाले क्राइटेरिया को मीट कर लेती है, तो ये ऑटोमेटिकली मीट्स द क्राइटेरिया for being presented as डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। क्या बात बताई मैंने? क्या बोला था? जब कोई, अगर हमने कंपनी किसी नीयत से खरीदी है, इस नीयत से, इस इंटेंशन से खरीदी है कि हम उसको वापसी फ़ौरन बेच देंगे, तो अगर वो नीयत भी है भले, और अगर उसी वक्त वो क्राइटेरिया मीट ही कर ली तो फिर वो डायरेक्टली एज IFRS 5 के हिसाब से एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हमारी बुक्स के अंदर, हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो हो रही होगी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक सवाल भी देख लेते भाई। क्या लिखा हुआ है? डेविड एक्वायर्स रोज ऑन 1 मार्च 20x7 पे। रोज इज अ होल्डिंग एंटिटी विद 2 होली ओन्ड सब्सिडरी। इसको खरीदा है और इसकी मज़ीद 2 होली ओन्ड सब्सिडरी है, मैकी एंड जैकी। जैकी इज एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली। रोज के पास क्या है भाई? रोज के पास 2 और कंपनी है उसकी, जो कि एक माइकी है और एक जैकी है। और जो जैकी खरीदी है वो तो इसी नीयत से खरीदी है कि इसको रीसेल करेंगे। जैकी इज एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद द व्यू टू रीसेल एंड मीट द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। और क्राइटेरिया, हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया भी मीट कर लेती है। डेविड ईयर एंड इज 30 सितंबर। तो मतलब अगर ये आज 1 मार्च को, कब इसने यहाँ पे लिखी हुई कुछ सही नहीं लिखी हुई,
At first March 2007 the following information is relevant. जो जैकी है उसके आइडेंटिफाइबल लाइबिलिटीज़ की फेयर वैल्यू ये गिवन है, उसके एसेट की फेयर वैल्यू ये गिवन है, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग हमें ये दी है 5 मिलियन। और जिस दिन बेचने जा रहे हैं ऑन 30 सितंबर 2007, बेचने नहीं, रिपोर्टिंग डेट वाले दिन मात्र, पहले भी मैंने शायद कोई बात कहाँ बोली है, हाँ कहाँ गया, हाँ मैंने यहाँ पे शायद बोला था जब बेच रहे होंगे तो उसको भी फेयर वैल्यू पे कह रहे हो, बेच नहीं रहा हूँ, जो रिपोर्टिंग डेट होगी उस दिन भी उस एसेट्स को, उस लाइबिलिटीज़ को फेयर वैल्यू पे कैरी कर रहे होंगे हम लोग। तो कहाँगे हाँ 30 सितंबर द एसेट ऑफ जैकी हैज़ अ फेयर वैल्यू 170 मिलियन, द लाइबिलिटीज ऑफ 35 मिलियन एंड द सेलिंग कॉस्ट रिमेन एट 5 मिलियन। तो हम क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई एसेट को कैरी किया है, उसको बेचने की नीयत है, तो हम क्या करते हैं, देख रहे होते हैं उसकी रिकवरेबल अमाउंट, उसकी रिकवरेबल अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को कंसिडर कर रहे होते हैं। डिस्कस हाउ जैकी विल बी ट्रीटेड इन द डेविड ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन एक्विजिशन एंड एट 30 सितंबर 2007। तो हम बताएंगे भाई एक्विजिशन वाले दिन हम क्या करेंगे। सबसे पहले ऑन एक्विजिशन द एसेट्स and liabilities of Jackie will be measured at fair value less cost to sell as per IFRS 5। तो भाई नेट एसेट एक तरीके से नेट एसेट्स हो जाता है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, उसके एसेट की वैल्यू कितनी है, एसेट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी 180 मिलियन थी, और उसकी सेलिंग कॉस्ट कितनी थी 5 मिलियन, कितने आ गए 175। और लाइबिलिटीज़ कितनी थी भाई, लाइबिलिटीज़ हमें कितनी गिवन थी 40 मिलियन की, 40 मिलियन की लाइबिलिटीज़ थी। तो हमारे पास इस कंपनी के नेट एसेट की क्या वर्थ थी, नेट एसेट की जो वर्थ बनती थी वो बनती थी 135 मिलियन, जो कंपनी हमने एक्वायर की थी, दैट इज़ जैकी। और फिर हम क्या करेंगे, एक्विजिशन वाले दिन हमने इसको फेयर वैल्यू पे मेजर कर लिया, और फिर क्या करेंगे रिपोर्टिंग डेट पे भी, ऑन रिपोर्टिंग डेट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ जैकी are remeasured to update the fair value less cost to sell। वापसी उसको रीमेजर कर रहे होंगे रिपोर्टिंग डेट पे उसकी फेयर वैल्यू पे। एसेट हमारे पास कितने बताए हुए थे एट द रिपोर्टिंग डेट, कितने बताए हुए हैं 170 मिलियन, और 35 मिलियन लाइबिलिटीज, और 5 मिलियन उसकी कॉस्ट टू सेल है। 170 मिलियन एसेट्स हैं, कॉस्ट टू सेल कितनी है 5 मिलियन, तो हमारे पास 165 आ गई। और लाइबिलिटीज़ कितनी है, लाइबिलिटीज़ है 135 की, ओ सॉरी 35 की। तो हमारे पास 130 की रिपोर्टिंग डेट पर नेट एसेट्स की वर्थ है। ओपनिंग पे कितनी थी 135 की, और अब क्लोजिंग पे कितनी हो गई है 130 की। तो मतलब हमें 5 मिलियन का लॉस इनकर्ड हो रहा है ऑन फेयर वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, द फेयर वैल्यू less cost to sell has decreased from 135 million to 130 million at reporting date. This 5 million reduction in fair value must be presented in the consolidated statement of profit and loss as part of the single line item entitled as
डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इंटाइटल्ड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन को जिसको हमने डिसकंटिन्यू किया था उससे रिलेटेड अगर हमारी बुक्स के अंदर से रिलेटेड कोई प्रॉफिट और लॉस आ रहा है तो उसी से रिलेटेड या तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूइंग फ्रॉम ऑपरेशन दिखाते हैं और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट और लॉस दिखाते हैं, और उससे रिलेटेड अगर उसको बेच के कोई डिस्पोजल से लॉस वॉस आ रहा है या उससे रिलेटेड कोई लॉस वॉस आ रहा है तो उसको अलग से ऐसा शो कर रहे होते हैं, या उसको नेट करके भी हम डायरेक्टली भी शो कर रहे होते हैं अपनी बुक्स के अंदर, तो हम इसको एज अ सेपरेट सिंगल लाइन आइटम शो कर रहे होंगे क्या, एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस लाइन इज द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस अर्न या इनकर्ड बाय जैकी इन दी मार्च, कौन सा था इसका पीरियड, कौन सा था हमारे पास, 1 मार्च 2007 को एक्वायर किया था ना, तो 1 मार्च 2017 से लेके जो भी इसका पीरियड था सितंबर तक, मैंने यही बात बताई अभी, क्योंकि जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता है तो उससे रिलेटेड जो हमने प्रॉफिट और लॉस कमाया होता है पूरे साल का, वो भी एज सिंगल लाइन आइटम हमारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में आ रहा होता है, तो एक वो शो कर रहे होंगे और एज इसको सेपरेट हम इसको शो कर रहे होंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड जो उसको हमने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को क्लासीफाई किया है हेल्ड फॉर सेल, तो उससे रिलेटेड कोई जो हमारे पास फेयर वैल्यू का गेन या लॉस आ रहा है वो भी हमने पीएनएल के अंदर शो करना है। और क्या बताएंगे, क्योंकि इसने पूछा है इन दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दी कंसोलिडेटेड या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना कि सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूछा है, तो हम इससे रिलेटेड एसओएफपी के बारे में बताएंगे कि एसओएफपी के अंदर कैसे कैरी हो रहा होगा, तो हम बताएंगे दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ जैकी must be disclosed separately on the face of statement of financial position. Jackie's asset will appear as follows. कौन सी कंपनी थी, जो भी डेबिट की ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होगी उसके अंदर कैसे आ रहा होगा, नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, कितने की अमाउंट बन रही थी भाई, 165 की, ठीक हो गया। इसी तरह जैकीस लाइबिलिटीज विल अपेयर as follows. Liabilities associated with discontinued operation बोलते हैं या नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल होके बन रही थी कितनी, 35। तो ये हमारे पास इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन थी जो कि हमने देखी है। इसमें क्या था भाई, हमने सिर्फ बता दिया कोई भी कंपनी अगर एक्वायर हो रही है, अगर कोई भी कंपनी इस नीयत से भी अगर एक्वायर हो रही है कि हम उसको बेचेंगे, तो वो इस एग्जेम्पशन से उसको ये एग्जेम्पशन नहीं मिली हुई कि वो कंसोलिडेट हो रही नहीं होगी, लेकिन अगर जिस दिन वो एक्वायर की है और उसी दिन वो IFRS 5 का क्राइटेरिया मीट कर लेती है तो फिर वो एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हमारे पास शो हो रही होगी। अच्छा, जब हम पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, डिस्पोजल वाली चीज़ें पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्या चीज़ देखी थी, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि भाई सब्सिडरी टू एसोसिएट पे आ रहे हैं, सब्सिडरी टू एक मिनट, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर करी थी इसके अंदर,
हाँ, तो हम लोगों ने डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी के अंदर देखा था, जब हम डिस्पोज ऑफ वाली चीज़ पढ़ रहे थे, हमने उसमें सब्सिडरी टू एसोसिएट देख, एक तो फुल डिस्पोजल देखा था, फिर हमने देखा था, क्या देखा था हमने, सब्सिडरी टू एसोसिएट वाला देखा था, हमने सब्सिडरी टू इन्वेस्टमेंट वाला देखा था, हमने एसोसिएट टू इन्वेस्टमेंट वाला भी देखा था। ठीक हो गया। ये हमने फुल डिस्पोजल वाला केस पढ़ा था, केस 2 वाला पढ़ा था इसके अंदर। ये रिलेटेड टू एज अ केस 2, सब्सिडरी टू इन्वेस्टमेंट भी हमने इसमें कंसिडर किया था, और सब्सिडरी टू एसोसिएट भी कंसिडर किया था। और केस 4 था जिसके अंदर हम लोगों ने एसोसिएट टू इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर किया था, जिसके अंदर हमने क्या चीज़ समझी थी कि भाई पहले अगर हमारे पास जो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनती है, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एसोसिएट अपनी बुक्स में निकलती है, उसकी कैरिंग अमाउंट वैल्यू निकाल लेंगे, कैरिंग वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अगर हमने कोई डिस्पोज ऑफ किया है, कुछ इसका एग्जांपल 30% थे, उससे 10% पे आ गए हैं, तो अब एसोसिएट से इन्वेस्टमेंट पे आ गए। तो ये जो 20% बेचा है और 10% रिटेन किया है, तो 20% कितने का बेचा हमने? 8,000 का बेचा। तो 8,000 का बेचा, तो कुछ परसेंट हमने रिटेन भी किया। जो परसेंट हमने रिटेन किया है तो उसको हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया हुआ था। कहाँ पे? अपनी प्रोफॉर्मा के अंदर, क्योंकि कुछ हिस्सा हमने रिटेन किया हुआ है, तो हमने वो यहाँ पे इंक्लूड किया। क्यों किया? क्योंकि जब हम इसमें से लेस कर रहे होते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमने अपनी बुक्स के अंदर, अपने एफएस के अंदर उसको एज एन एसोसिएट इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट शो किया हुआ होता है, तो उसको हम पूरा 30% पे शो कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर जब हम शेयर ऑफ प्रॉफिट भी इंक्लूड करते हैं, वो 30% का इंक्लूड करते हैं। जब हम एसोसिएट बेच रहे हैं तो पूरी की पूरी अपनी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल के हटा देंगे अपनी बुक से, तो वो 30% से निकलती है। तो क्योंकि बेचे हमने शेयर 20% होते तो उसके हिसाब से हमने डिस्पोजल प्रोसीड लिया था, लेकिन क्योंकि हमने कैरिंग अमाउंट 30% के हिसाब से निकाली होती, तो हमने जो पर्सन रिटेन किया है वो अपनी प्रोसीड्स के अंदर अपने ऐड कर रहे होते। ठीक हो गया। ये चीज़ हमने एक रिमाइंडर से याद कर ली। इसी तरह क्योंकि एक सवाल आया हुआ, सवाल इंक्लूडेड था, तो मैंने बोला वो सवाल भी साथ साथ चीज़ें करा दूँ मैं। अगर मैं बल्कि रिमाइंड भी करा दूँ, रिमाइंड भी करा देता हूँ बल्कि। जहाँ डिस्पोजल हो रहा है, हमने क्या पढ़ा? सब्सिडी टू एसोसिएट पढ़ा था, सब्सिडी टू इन्वेस्टमेंट पढ़ा था। वहाँ पे एक और चीज़ क्या आती है? एसोसिएट टू इन्वेस्टमेंट। मतलब कि हम, अगर हमारे पास 30% होल्डिंग थी, तो हमने अब ये इसमें से 20% होल्डिंग बेच दी है, और हम अब आ गए हैं 10% पे। कितने पे आ गए? 10% पे आ गए। हमने 20% होल्डिंग अपनी बेच दी। तो जहाँ 30% थी वहाँ हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था, क्योंकि हमारी होल्डिंग 20% से अबव थी। लेकिन क्योंकि अब हमने 20% होल्डिंग अपनी बेच दी, तो हमारे पास सिर्फ 10% होल्डिंग रह गई, जहाँ हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी लॉस हो गया है। तो ये जो 10% होल्डिंग रह गई है, ये एज एन, अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट, सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी रह जाएगी, जो कि अंडर ट्रीट हो रही होगी IFRS 9। पहले 30% होल्डिंग किसमें ट्रीट होती थी? अंडर IAS 20, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो जहाँ अगर हम लोगों ने कोई कंपनी के अंदर मेजर पोर्शन की, कुछ हमारी जो होल्डिंग जिससे हमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिलता था, उतनी परसेंट, उससे उससे कम परसेंट होल्डिंग बेच दी है, तो उसको अकाउंट फॉर हमें कैसे करना है? तो क्या करेंगे हम? डिस्पोजल प्रोसीड। फॉर एग्जांपल 20% बेची है, तो 20% का जो हमें पैसे मिले होंगे, लेकिन कुछ हिस्सा हम लोगों ने 10% रिटेन अभी भी किया हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे? ऐड फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन इंटरेस्ट। क्या? फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन इंटरेस्ट जो हिस्सा है, उसकी फेयर वैल्यू आज के टाइम में क्या मिलती है? ज़ाहिर है जब हमने डिस्पोजल प्रोसीड की है, वो भी फेयर वैल्यू पे की गई, जो कि मार्केट चल रही होगी। तो जो हिस्सा हम लोगों ने रिटेन किया है, जो हमने परसेंट रिटेन किया है, उसको हम वापसी फेयर वैल्यू पे लेके आ रहे होते हैं। किस पे लेके आ रहे होते हैं? फेयर वैल्यू पे लेके आ रहे होते हैं। और इसमें से क्या माइनस करते हैं? कैरिंग अमाउंट ऑफ, जो अपने पास हम एसोसिएट की कैरिंग अमाउंट अपनी SOFP के अंदर मेंटेन कर रहे होते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल यहाँ से माइनस होगा, यहाँ से, और हमारे पास जो भी कोई गेन या लॉस आ रहा होगा, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? PNL के अंदर जाएगा।
ठीक हो गया, एक चीज़ रिमाइंड हो गई। तो अब इससे रिलेटेड एक फटाफट सवाल कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, रेवन परचेज 25% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स किसके, एस कंपनी के थे। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 1 जनवरी 1 जैन 20x1 को खरीदे थे, कितने के कितने के कितने के, 1 मिलियन के खरीदे थे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो कि एज पर IAS 28 इक्विटी मेथड्स के हिसाब से बनता है वो मैं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हमने कितने की थी, 1 मिलियन, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख रुपए, ठीक है। फिर उसने बोला गिविंग रेवन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर शॉर्ट ऑन दैट डेट, शॉर्ट हैज रिटेन अर्निंग ऑफ 3 मिलियन। जिस दिन हमने खरीदा था उस दिन उसकी ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितनी थी, 3 मिलियन थी, मतलब कि 30 लाख रुपए थी। ऑन 30 जून 20 रेवन सोल्ड 20% बेच दिए। कितने बेच दिए, इसमें से 20% बेच दिए, तब से 5% रह गए जो कि अंडर IFRS 9 ट्रीट हो रहे होंगे। जो तो हमने जो 20% बेचे हैं ऑर्डनरी शेयर लीविंग इन फाइनेंस, कितने के शेयर्स बेचे हमने, जो शेयर्स बेचे हैं वो 2 मिलियन के बेचे हैं। सोल्ड 20% सोल्ड फॉर 2 मिलियन। और जिस दिन बेचे हैं उस दिन हमारे पास रिटेन अर्निंग कितनी थी, क्लोजिंग जिस दिन हमने बेचे हैं अपनी रिटेन अर्निंग उस दिन कितनी थी, 38 लाख। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम लोग अपनी जो नॉर्मली पूरे 6 महीने तक हमने क्या की होगी, इसको अंडर इक्विटी मेथड अपनी बुक्स के अंदर अकाउंट फॉर किया होगा एसोसिएट को। तो अगर इक्विटी मेथड के हिसाब से हम क्या कंसिडर करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो की होती है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा होता है, कोई डिविडेंड आ रहा होता है, कोई अनरियलाइज प्रॉफिट आ रहा है, तो वो अपनी प्रोफॉर्मा इक्विटी मेथड वाले के अंदर कंसिडर कर रहे होते हैं। तो उसने इस 6 महीने के दौरान 8 लाख रुपए का प्रॉफिट किसने कमाया, शॉर्ट कंपनी ने कमाया। तो उसमें उस 8 लाख में रेवन का कितना हिस्सा था, 25%। कितना, 25%, क्योंकि पूरे 6 महीने तक तो 25% था, तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा भी पूरे 6 महीने तक 25% था। आखिरी दिन बेचा है तो उस दिन कंट्रोल किया है ना, उस दिन 25% से होल्डिंग 5% पे आ गई, लेकिन पूरे 6 महीने तो 25% थी। जब इसको अकाउंट फॉर जो प्रॉफिट है वो अपने 25% के हिसाब से अपनी बुक्स में किया होगा हमने। तो 25% के हिसाब से हमारे पास कितना बना, 2 लाख रुपए। ठीक हो गया। और कुछ दिया हुआ है, सॉर्ट हैज नेवर एट एनी अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, 5% ओनली द ऑर्डिनरी शेयर वर्थ ऑफ वर्थ 3.5 मिलियन 30 जून 0.6 मिलियन 35 दिसंबर 2। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 35 दिसंबर। सही हो गया। अच्छा, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग भी कर लेंगे। तो हमने क्या किया, सेल किए शेयर्स, द सेल ऑफ द शेयर्स, द सेल ऑफ द शेयर्स रिड्यूसेस क्या, रेवेंस होल्डिंग इन शॉर्ट बाय द सेल ऑफ द shares reduces Raven's holding in short by 20%, leaving it to only 5% now. Due to this, Raven has lost significant influence over short, and therefore short is no longer an associate. Hence, the investment in the associate या in the short must be de-recognized. अच्छा, अब हमें बताना है कितने से डी रिकग्नाइज होगी। जितने से हमने कैरिंग अमाउंट की कैरी होगी उतने से कैरी हम डी रिकग्नाइज कर रहे होंगे। तो हमारे पास इसकी अकाउंटिंग यहाँ पे की हुई है ना हमने, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट हमारे पास यहाँ पे आ रही है।
तो हमने कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला है, 2 लाख रुपए निकाला। तो एट पी कंपनी शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट कितना आ गया, 2 लाख रुपए आ गया। तो हमारे पास कितनी आ गई, 12 लाख रुपए, दैट इज़ 1.2 मिलियन की हमारे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट थी एट रिपोर्टिंग डेट। कितनी थी, 12 में 1.2 मिलियन, दैट इज़ 12 लाख। तो हम क्या करेंगे, हम क्या बताएंगे, हमें डिस्कस करना है, डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हैंस इट शुड बी डी रिकग्नाइजेशन अमाउंट the de-recognition amount will be as follows, जो हमने ऊपर करके दिखा दी है ये 1.2 मिलियन की, ठीक है। अच्छा, अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना है तो हम क्या लिखेंगे इसको, एस, कौन सी कंपनी थी यार, रेविन, एस Sword was an associate of Raven. As Sword was an associate of Raven, therefore Raven would have carried Sword as a investment in associate using the equity method as per IAS 28. The carrying amount, the associate would have been initially recognized at 1 million and Raven would have accounted its share of profit in Swords for the 6 month, that is 0.2 million। ठीक हो गया। एंड द डी वुड बी एज फॉलो, जो कि बन रही थी 1.2 मिलियन। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट या द कैरिंग अमाउंट डी रिकग्नाइज and the disposal proceed receive will be recorded in profit and loss, that is कितना होगा भाई, हम लोगों ने डिस्पोजल प्रोसीड कितने का किया है, कितने का डिस्पोज ऑफ किया था, 2 मिलियन का, और जो रिमेनिंग 10% है उसकी वर्थ क्या बनती है, 0.5 मिलियन। डिस्पोजल प्रोसीड हमने कितने का किया, 2 मिलियन की, फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी बनती है, 0.5 मिलियन की, 2.5, और उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी बनती थी, 1.2 मिलियन, लेस कैरिंग अमाउंट दैट इज़ 1.2 मिलियन। तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस कितने का आ रहा है, गेन आ रहा है ऑन डिस्पोजल, दैट इज़ बाय 1.3 मिलियन। ठीक हो गया, ये हमने बता दिया डिस्पोजल तक की कहानी। अब क्योंकि उसने पूछा है फॉर द अबव इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर तक, क्योंकि हमने डिस्पोजल कब तक किया है, हमने डिस्पोजल कब किया है 30 जून पे, लेकिन उसने कहानी कब तक का पूछी है, 31 दिसंबर की। तो हमें बतानी होगी मज़ीद कहानी किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए जो कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है। तो हम बताएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब ये रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो बची है हमारे पास, अब ये सिर्फ एक्विटी इन्वेस्टमेंट बची है एज़ पर IFRS 9 अंडर फाइनेंशियल एसेट। अब ये हमारे पास एक्विटी इन्वेस्टमेंट है जो कि कैरी हो सकती है फेयर वैल्यू थ्रू PNL और फेयर वैल्यू थ्रू OCI। लेकिन यहाँ पे अभी कोई रिवोकेबल इलेक्शन वाली बात नहीं है, उसने कहीं नहीं बोला कि उसने रिवोकेबल इलेक्शन किया है, उसको मेजर कर रहा है एज फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो एज अ डिफॉल्ट मेथड हम इसको कहाँ कैरी कर रहे होंगे, एज फेयर वैल्यू थ्रू PNL, एंड एनी चेंजेस इन फेयर वैल्यू थ्रू PNL विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। सही हो गया।
So in respect of the remaining 5% shareholding, a financial asset is recognized of 0.5 million in accordance with IFRS 9 by the reporting date कितने से एसेट बढ़ गया हमारा बाय द रिपोर्टिंग डेट, उसकी क्या वैल्यू हो गई 0.6 मिलियन, मतलब कि 0.1 मिलियन से वो चीज़ बढ़ गई है। बाय द रिपोर्टिंग डेट द फाइनेंशियल एसेट हैज इंक्रीज टू 0.6 million, therefore a gain of 0.1 million is arising, which will be recorded in profit and loss. अगर आपको कहानी बतानी है कि वो ऑल्टरनेटिवली कहाँ चले जाता, मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, ऑल्टरनेटिवली कहाँ रिकॉर्ड हो जाता, OCI के अंदर। अगर वो शेयर्स हम लोगों ने, हमारी क्या नीयत होती है, वो शेयर्स अब हमने ट्रेडिंग के लिए नहीं रखे हो, बल्कि हमने क्या कर दिया हो, इर्रिवोकेबल इलेक्शन कर दिया होता टू कैरी इट एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, तो जो भी ये गेन आता वो कहाँ जाता, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर हमारे पास ये गेन जा रहा होता। ठीक हो गया, ये हमारा सवाल था जो कि यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब हमारे पास मुश्किल से इस पार्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास अब रहता है सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन, और बस और कुछ नहीं रहता। तो यहाँ तक आज की एंड होता है हमारा।